कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा नाम जो जन जन की जुबान पर है, जिसकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। मूल रूप से जगाधरी के बहादुरपुर गांव के रहने वाले कंवरपाल गुर्जर ने छात्र संघ के जरिए राजनीति में कदम रखा और फिर 1990 में कंवरपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद 1991 में बीजेपी के टिकट पर छछरौली सीट से विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में भले ही इनकी हार हुई, लेकिन जिंदगी में जीत का जो रास्ता उन्होंने चुना, उसी की बदौलत आज कंवरपाल गुर्जर न सिर्फ जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, बल्कि पार्टी में भी सबके चहीते बने हुए हैं। इनके कंधों पर न सिर्फ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, बल्कि हरियाणा कैबिनेट में आज इनके व्यक्तित्व का एक अलग रुतबा भी है। किसान परिवार से शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया और शिक्षा विभाग में क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में खबर फास्ट के एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार मंत्री जी से रूबरू हुए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में हम अक्सर आपके साथ नए लोग जो कि राजनीति में कैसे आए, क्या उनका जीवन रहा, तमाम मुद्दों के ऊपर हम साक्षात करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्होंने अगर कहें तो किसान परिवार से बिलोंग करने वाले और बिजनेस से अपनी जीवन की शुरुआत करने वाले, एक हार्डवेयर और पेंट की बिजनेस से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में अपने कदम बढ़ाते हुए आज हरियाणा में शिक्षा व टूरिज्म मंत्रालय उनके पास है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की। चौधरी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। चौधरी साहब, जब आपके बारे में पता लगा कि किसान फैमिली से आप और रसूखदार परिवार से आप शुरू से ही बिलोंग करते हैं, कैसा आपका जीवन रहा? आज आप शिक्षा मंत्री हैं, बीच का जो सफर रहा वो कैसा रहा? देखिए, राजनीति तो मेरे परिवार में शुरू से ही थी। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ते थे जी, छोटे थे, चाहे कोऑपरेटिव के थे, कुछ भी थे। और परिवार में पॉलिटिकल बातचीत भी अक्सर राजनीतिक बातचीत होती थी और जो इलाके के लीडर थे मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे, जो मेन लीडर थे उनका आना जाना रहता ही था। तो मेरी रुचि तो पॉलिटिक्स में शुरू से थी। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब भी रुचि थी। मैंने कॉलेज के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट रहा भी मैं, तो इंटरेस्ट तो था, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिक्स का कोई अनुमान नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा। और कॉलेज के बाद मैं भी खेती करने लग गया, तो मैं भी परिवार के साथ हाथ बटा रहा था। लेकिन हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे चाचा जी थे, सब थे, खेती देखने वाले थे। तो मैंने ऐसे में विचार किया कि भाई मैं खेती की बजाय मैं कुछ और काम करूँ। तो मैंने हार्डवेयर पेंट वगैरह का काम शुरू किया और मेरा बहुत ही अच्छा काम था। और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। मैं चाहता कि मुझे अपने आप पैसा कमाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच भी थी। और मैंने ठीक ठाक वहाँ पैसा कमा। इसी दौरान राम जन्मभूमि का आंदोलन चल गया और उसकी बात सुनने के बाद मैं उससे प्रभावित था। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो जहाँ भी लोग मुझे बुलाते थे मैं उनके साथ चले जाता था और लोगों का इंतजाम करना। मेरा जो पड़ोसी था वही उसका अध्यक्ष था, महिपाल है उसका नाम, और उसने मेरे से कहा कि भाई आप अयोध्या चलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि इतने लंबे टाइम तक मैं अयोध्या तो नहीं जा सकता, एक हफ्ते से ज्यादा दुकान बंद करना थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसी दौरान मैंने साध्वी रीतम का भाषण सुना और मैं उससे इतना प्रभावित होया कि मैंने आगे उससे कहा कि मेरा फार्म भरो और मैं अयोध्या दूंगा। और मैं फिर उसके बाद अयोध्या गया। भी वहां जाके मैं बहुत प्रभावित होया कि जो लोग उस में भाग ले रहे थे वो बड़े अनुशासित लोग थे। यानी कि अगर कहीं से भी चले, किसी का नुकसान नहीं किया, कोई किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। तो मैं उस संगठन से प्रभावित हुआ। हालांकि मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं बड़ा उससे प्रभावित हुआ। इसी दौरान फिर कुछ बीजेपी के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाओ। पॉलिटिक्स में तो रुचि थी, मैं बीजेपी का मेंबर बन गया। और फिर 1991 का चुनाव आया तो पार्टी ने एक निर्णय लिया कि पार्टी सारी सीटों में अकेले चुनाव लड़ेगी। उससे पहले हम समझौते में चुनाव लड़ते थे। हरियाणा की बात है, हरियाणा की। रामविलास जी उस टाइम पार्टी के अध्यक्ष थे और रामविलास जी निर्णय लिया कि 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। और उसमें फिर मेरे को भी टिकट मिल गया
इस वजह से लगा लो कि मेरे पिताजी का प्रभाव काफ़ी अच्छा था वहाँ आसपास के गाँव में, या मेरी भी जान पहचान काफ़ी अच्छी थी, और उसके परिणाम भी बड़े सुखद रहे। मैं 4000 वोट से चुनाव हारा। तो उसके बाद मुझे कुछ जिम्मेदारियां मिली। फिर थोड़े दिन जब चुनाव हुआ, उसके बाद संगठन का चुनाव हुआ, तो मुझे महामंत्री की जिम्मेदारी मिल गई, जिले के महामंत्री। मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा। मैं ये कहता हूँ कि 1991 से लेकर आज तक मुझे प्रमुख जिम्मेदारियां मिलती रही हमेशा से। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं खाली रहा हूँ, और पार्टी ने हमेशा इस बात का मतलब काम मुझे सौंप के रखा, और मैंने भी बड़ी लगन से और मेहनत से काम किया। मेरी सोच भी है, आज भी मेरी सोच यही है कि जो काम मेरे जिम्मे दिया गया, अगर मैं उस काम को ठीक तरीके से अच्छा करूंगा तो अब मुझे आगे जिम्मेदारी मिलेगी। अगर मैं आज ठीक नहीं करूंगा तो फिर अगली बार मैं भले ही कहीं घूमता रहूं, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि संगठन भी ये सोच लेगा कि ये सीरियसली इसको लेता है। और मैंने उसी भाव से उस सारे को लिया, और मेरा पूरा प्रयास है कि जिस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं उस पर पूरी तरीके से खरा उतरूं। शिक्षा की बात, शिक्षा सबसे बड़ा महकमा शिक्षा आपके पास है। लगातार देश को या राज्य को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अहम भूमिका रहता है। और जब महामारी का दौर था, नई नई सरकार बनी थी, 2019 में सरकार बनी आपकी दोबारा, और 2020 में जो है महामारी यही कोरोना के नाम से शिक्षा पटरी से उतर गया था। उस टाइम प्राइवेट स्कूल फीस की मार से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। संख्या की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की एडमिशन्स को लेके। क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप शिक्षा को लेके? क्योंकि शिक्षा में शिक्षकों की जो कमी है वो बहुत बड़ी कमी रही है हरियाणा में। और एक तरफ आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी तो हम उसको बेहतर तरीके से निभाने की बात करें। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो कोरोना के दौरान जैसे ऑनलाइन एजुकेशन देने का हमने काम किया, वो काफ़ी अच्छा रहा, और पूरे देश में जो 4-5 स्टेट जिन्होंने अच्छा काम किया, उसमें हम भी, हरियाणा भी एक स्टेट है जिन्होंने अच्छा काम उसमें किया। हमने इस तरीके से एजुसेट से भी, दूसरे से भी हमारा पूरा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम घर बैठे उनको एजुकेट कर सकें। उसके लिए हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। जहाँ तक स्कूल अपग्रेड करने की बात है, वो भी हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा रहा है। जहाँ तक कॉलेज की बात है, जितने कॉलेज हमने खोले, जहाँ पहले 104 कॉलेज थे पूरे टाइम में, जब से हरियाणा से पहले से भी अगर लगाओ तो 104 थे, और अब हमने उसमें 71 से ज़्यादा कॉलेज हमने खोल दिए। हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आइडिया दिया कि भाई कोई भी बेटी जो है 20 किलोमीटर से दूर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, बीच में हम उसको कहीं ना कहीं कॉलेज देंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और लगभग हमने उसको पूरा भी कर लिया। शिक्षा में और सुधार करने के लिए हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का काम किया, जो हमारे से पहले केवल 22 थे, एक जिले में एक ही था। हमें अच्छा लगा, जो पूर्व सरकार का प्रयास था वो अच्छा प्रयास था और उसके परिणाम अच्छे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं उसको रखा कि ये काफ़ी अच्छा प्रयास है, जो स्कूल 22 स्कूल चल रहे हैं, 22 स्कूल काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम हर ब्लॉक में ऐसा एक स्कूल खोल लेंगे, और हमने 116 स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल हमने खोलने का काम किया। जहाँ कोरोना के दौरान जिस प्रकार की समस्याएं थी, उस समस्या में से एक आइडिया बैठे बैठे मुझे आया कि अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो अभिभावकों के पास इतने संपन्न अभिभावक नहीं है कि जो बहुत पैसे खर्च सके, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो हालांकि टैब का आइडिया मेरा नहीं था, मेरा आइडिया तो खाली मोबाइल का ही आइडिया था। मैं तो लगभग 300 करोड़ रुपए का एक आइडिया लेके चला था कि इस प्रकार की मदद कर दें, मतलब जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हों तो उनको दे दे, ताकि वो उससे लाभ उठा सके। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विचार रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया एकदम, और वो बहुत खुश हुए इससे, मतलब कि भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। और जो मैं सोच के गया था उससे कई गुना बड़ा कर दिया उन्होंने। हम इसको लगातार चलाएंगे ऐसे ही, जो भी बच्चा 10वीं में आएगा उसको टैब देंगे और 12वीं तक उसके पास टैब रहेगा। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चा पिछड़ना नहीं चाहिए। तो ये आइडिया तो हमारा पहले था, लेकिन सुपर 100 ने भी हमें प्रेरणा दी। वो कारण क्या था कि जब पहली बार सुपर 100 में आया तो मैं समझता हूँ हमारे शायद 25 बच्चे जो थे वो IIT में गए, और दूसरी बार हमारे 29 बच्चे IIT में गए और 26 बच्चे हमारे MBBS में गए।
अब की बार 41 बच्चे हमारे IIT में, मतलब जब उन बच्चों को बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उनको मिलने के लिए गए थे जब यहाँ कार्यक्रम रखा, और जब उन बच्चों से पूछा तो वो ज्यादातर बच्चे जो थे वो अति गरीब थे। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि IIT में हम भी चले जाएंगे IIT में, हमें तो सोचा ही था IIT जैसी बात तो दिमाग में नहीं थी कि 100 को मारे गए, हमारा नंबर आ जाएगा, तो ये सुपर में हमें मौका मिला और अब हमने उसको बढ़ा भी दिया। जहाँ वो सुपर 100 था, अब हमने सुपर 600 कर दिया उसको। 400 बच्चों को हम सीधा वो कर रहे हैं और 200 बच्चों को हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को और ज़्यादा मौका मिले। तो इस प्रकार के प्रयास जो थे हमने सारे के सारे प्रयास किए, और जो संस्कृति मॉडल स्कूल है वो भी हमने 116 नए खोले, अब 138 हैं हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल भी। ऐसे ही वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें भी हमने एक प्रयास किया कि जो हमारे बच्चे हैं वो जब स्कूल से निकले ना तो उनको केवल और केवल किताबी ज्ञान ही ना हो, वो कुछ करके भी जाएं, मतलब उन्हें प्रैक्टिकल भी करके जाएं। इसके लिए हमने पिछली बार 46,000 बच्चों को किट दिया था, अब की बार 46 से भी ज़्यादा हम किट देने लग रहे, दे दिया। और वो प्रयोगात्मक बच्चे वहीं अपना काम सीख के जाएंगे, वो किट उनको देंगे। ये किट लगभग 17,000 के आसपास की किट है जो बच्चों को हम देते हैं, तो ताकि वो ट्रेन हो। उसके लिए हमारा पूरा प्रयासरत है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को दें। एक तरफ आपने कहा कि स्कूल संस्कृत मॉडल स्कूल आपने खोला है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि स्कूल बंद करने की भी बात आ रही है। विधानसभा में भी लगातार ये मुद्दा उठा कि स्कूलों को सरकार आखिर बंद क्यों कर रही है। देखिए, स्कूल जहाँ 10 से भी कम बच्चे थे जी, पहले बात आई थी 25 से कम बच्चे, बाद में 10 से, अब 10 से भी अगर कम बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि स्कूल चलाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और कई बार स्कूल क्या है कि पॉलिटिकल लोगों ने विल से ही एक ही जगह पे 2 स्कूल खोल दिए। मैं अपने यहाँ भी ऐसे स्कूल दिखा सकता हूँ कि ये गांव है और उस गांव में यहाँ स्कूल है और सड़क परली साइड दूसरी, उसका नाम दूसरा है, गांव तो लगभग वही है, उसका नाम दूसरा है, फिर उसमें स्कूल खोल दिया, उसमें स्कूल खोल दिया, जबकि वहाँ +2 का स्कूल है, वो 5वीं तक का स्कूल खोल दिया। तो ऐसे में कई जगह ज़्यादा भी खुल गए स्कूल। वो एक प्रभाव हो गया, जैसे गाँव वालों ने कह दिया हमारे खोल दो, और लीडर ने कह दिया, रिकमेंड कर दिया, और स्कूल खुल भी गया। तो वो प्रैक्टिकल नहीं, केवल वही स्कूल थे ऐसे। और वो जो सारे स्कूल हमने बंद किए थे उनमें से 50% से ज़्यादा स्कूल दोबारा खोल दिए हमने, क्योंकि गाँव वालों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने बच्चे पूरे कर दिए। वो 25 से 26 बच्चे उन्होंने कर दिए, तो हमने स्कूल दोबारा खोल दिया। और मेरे ख्याल 66 स्कूल ऐसे हैं जो हमने दोबारा खोल दिए। विपक्ष लगातार, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आपके आस पड़ोसी में सरकार आम आदमी पार्टी की बात करूं, अभय चौटाला भी लगातार सरकार को घेरते रहे, सभी पार्टी घेर रही है कि शिक्षा की व्यवस्था की जहां बात की जा रही है कि आपने टैब दिया, आप नए एजुकेशन नीति को अपना रहे हो, अब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने ये काम बच्चों के लिए किया है, लेकिन वहीं पे बच्चों को शिक्षा किससे मिलेगा? शिक्षक से मिलेगा। शिक्षक की बहुत बड़ी कमी है हरियाणा में, देखा जा रहा है, और विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। आप किस तरीके से देखते हो? कई बार आपने घोषणाएं भी की कि हम शिक्षक की भर्ती करेंगे, लेकिन 3.5 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती नजर नहीं आई। देखिए, उसके लिए सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक स्पोर्ट्स कोटा है, उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से ना होने की वजह से कोर्ट ने दोबारा उसके बारे में कहा कि इसकी व्यवस्था करके दो। जल्दी हम उसको करके दे रहे हैं। और ये जो हमारी कर्मचारी चयन आयोग है, जल्दी लगभग ये 7,000 से ज़्यादा टीचर हैं, 7600 कुछ टीचर हैं, उनकी भर्ती जल्दी हम कर देंगे। HPSC को भी हमने भेज रखा है, जल्दी वो भर्ती भी हो जाएगी। हमारा अनुमान ये था कि हम 31 मार्च तक हम सारी भर्ती कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब 31 मार्च से शायद थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन जल्दी भर्ती हम कर देंगे। और इसी प्रकार से कौशल विकास के माध्यम से भी 6,000 टीचरों की भर्ती जो है वो प्रक्रिया हमारी चल रही, काफ़ी बड़ी संख्या में हमने भर्ती कर ली, और कुछ और भी जो है वो भी भर्ती कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास ये लगभग 18-20 हज़ार टीचर जैसे ही भर्ती हुई, तो मैं समझता हूँ फिर टीचरों की कमी हमारे पास नहीं रहेगी, और ये कमी हमें मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम पूरी कर लेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।
समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गेस्ट टीचर लगातार आपसे कई बार मुलाकात भी हुई है, आश्वासन भी मिला है, क्या लग रहा है कि गेस्ट टीचर का फ्यूचर कहाँ पे अटका हुआ है? नहीं, देखिए गेस्ट टीचर के लिए जो हमने किया, मैं समझता हूँ अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के हमने उनके लिए जी उनकी बात को उनको मान्यता हमने दी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी हमारे साथ बातचीत हुई थी, हमने उनकी बातों को मान्यता, तीन पॉइंट ऐसे थे जो हमने माने थे, वो अभी एफडी में है और हमारा प्रयास है जल्दी उसको वो भी उनके पूरा कर देंगे। बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की। आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। आजकल नई दुनिया बसाने की जो बात हो रही है, वहीं पे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। किस हिसाब से आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो है लगातार, चाहे वो एनएच निकल रहा है कहीं से, चाहे इंडस्ट्रीज लग रही है, चाहे नई कॉलोनियाँ बन रही है, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो पर्यावरण का हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए, जंगलात का नुकसान हो रहा है। जब महामारी का दौर आया तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई। आपने एक योजना बताई थी कि बहुत सारे पेड़ लगाया जाएगा और मतलब इस पर्यावरण को शुद्धता के लिए बहुत सारे सरकार जो है प्रयास कर रही है। क्या क्या प्रयास है और 3 साल में वो प्रयास कहाँ तक रंग लाएंगे? देखिए, हमारे पास फॉरेस्ट के पास जमीन नहीं है। हमारे पास 3.6% जमीन है केवल, मतलब जो कि मतलब आप कम नहीं, कम से भी कम मान लो। और जो वन से ढकिया क्षेत्र है वो हमारे पास 7% है, तो जो किसान ने अपने खेत में पेड़ लगा लिए और जो हमने पेड़ लगा लिए 7 है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया कि हम 10% करें उसको। अब 10% हम कैसे करें? तो हमारा काम क्या था कि हम किसान के साथ बातचीत करके कहते थे कि भाई आप सफेदा लगा लो, हम पेड़ आपको फ्री देंगे। 1 साल हम चिंता करेंगे, 2 साल हम उसकी चिंता करेंगे, बाकी पेड़ आपके ही हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही पॉपुलर लगा लो, उसमें नहीं करते। तो जब मुझे मंत्रालय मिला तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हम सफेदा लगाते हैं तो 5 साल में लोग सफेदा काट लेते हैं। तो मैं जिस स्थिति में खड़ा था, मैं फिर 5 साल बाद फिर उसी स्थिति में खड़ा मैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इसकी बजाय अगर आप मुझे परमिशन दें कि हम बाग लगा दें, पंचायत की जमीन में बाग लगा दें, हम बाग तैयार कर दें, पंचायत की आमदन बढ़ जाएगी। और अगर एक बार बाग तैयार होगा तो कम से कम 60 साल तो कोई चिंता नहीं है, 60 साल तो ग्रीनरी रहेगी। अब की बार हमने एक और किया, अब आप किस दृष्टि से इसको लेंगे, तो मैंने कहा कि जो शमशान भूमि है, सारे गांव में है शमशान भूमि, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास आधा एकड़। तो मैंने विभाग की मीटिंग लेके उनसे कहा कि भाई इसमें हम चारों तरफ पेड़ लगाएं, गाँव की सहमति से, पहले पंचायत से बात करें। मैं समझता हूँ कि गांव को भी उसका लाभ होगा प्राप्त। हरियाणा टूरिज्म भी आपके पास है। आपने जब मंत्रालय आपको मिला था तो याद होगा, आपने एक मेरे साथी इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि इसको प्रॉफिट में लेके आएंगे, और जो टूरिज्म का काम है दरअसल वो टूरिज्म नहीं कर पा रहा है। तो उसको लेके कहाँ तक सरकार आगे बढ़ी है? क्या लग रहा है कि वाकई में 3.5 साल का सफर निकल गया, जो 1.5 साल बचा हुआ है उसमें टूरिज्म बेनिफिट में आएगा या वही घाटे वाला ही सौदा रहेगा? देखिए, हम प्रयासरत तो हैं, उसमें हमने कुछ सुधार भी किए हैं। जैसे टिक्कर ताल में आपने देखा है कि नई चीजें शुरू की हैं, ऐसे दमदमा में हमने नई चीजें शुरू की हैं। लेकिन मेरा आज की तारीख में मेरा मानना है कि ये सरकार के लिए चलाना काफी मुश्किल काम है, मुझे लगता है, क्योंकि रेट अप डाउन है। आपके साथ कंपटीशन में दूसरा व्यक्ति है। पहले कंपटीशन में आपके पास इतने होटल वाला था नहीं, आज होटल वाला भी आपके साथ है। अगर पर्यटक कम है तो वो रेट भी कम कर देगा, और पर्यटक ज्यादा है तो उसके दुगने तिगने पैसे भी ले लेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार ने जो निश्चित कर दिया, अगर कम है तब भी रेट वही है, ज्यादा है तब भी रेट वही है। तो ऐसे में बड़ा भारी एक मुश्किल का सामना में रहता है। अगर हम उसको पावर दें इस प्रकार की कम ज्यादा करने की, तो फिर हमें उसमें गड़बड़ होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जो मेरा मानना है पर्यटन के मामले में, और जिसको मेरा प्रयास भी है मेरा, कि हम एक माहौल बनाएं पर्यटन का, काम लोग करें। जैसे मैंने होम स्टे पॉलिसी की बात कही, होम स्टे पॉलिसी लेके, हालांकि अभी तक हमको इसमें बहुत सफल नहीं है। हमारा प्रयास है कि कुछ लोग शुरू करें। हमने एक टारगेट रखा कि 1 साल में अगर 100 लोगों को भी होम स्टे में लेके आते हैं और वो 100 लोगों से हम शुरू करवा देते हैं,
तो एक बार 400-500 लोगों तक में लेके जाना उसको, अगर 400-500 लोगों तक लेते गए फिर हमारी कोई जरूरत नहीं है लोगों को, फिर लोग अपने आप ही सारा कुछ कर लेंगे। अभी तक हमें यकीन नहीं है कि होम स्टे में लोग गांव में आ जाएंगे देखने के लिए। लोगों को ही नहीं, अभी लोगों का कॉन्फिडेंस ही है ना जी, लोगों को लगता नहीं कि ऐसा हो सका। मतलब लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं उनका कितना इंटरेस्ट हरियाणा में है। ऐसा नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट है हरियाणा में। लोग हरियाणा को देखना चाहते हैं, हरियाणा की खेती को देखना चाहते हैं, हरियाणा के पशुपालन को देखना चाहते हैं, हरियाणा के जो अखाड़े हैं उनको देखना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो होम स्टे पॉलिसी जो था वो कहीं ना कहीं सरकार ने पॉलिसी बनाई, आपने पॉलिसी बनाया, लोगों को दिया, लेकिन आप समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे? क्योंकि हरियाणा में आज मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे उन्होंने मड हाउस इस टाइप का बहुत सारा जो हरियाणवी कल्चर है वो कल्चर वहाँ पे उन्होंने लगाया, और उनको एक वो उम्मीद की नज़र से भी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि मैं इस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ, अगर सरकार मेरे साथ मिल जाए तो शायद हरियाणा का टूरिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड तक जाए। वो जो आपने कहा वो फार्म टूरिज्म है। होम स्टे है, मेरा घर है, मेरे घर के साथ ही मैंने 2 कमरे और जोड़ दिए, उसमें 5 कमरे तक हैं, और 5 कमरे तक हैं तो उसमें कोई परमिशन उसे लेने की जरूरत नहीं है। जो बिजली का रेट है, जो उसका घर का रेट है घरेलू, वही रेट उस पर लगेगा, पानी का रेट भी उसके पास वही लगेगा, इतनी मैंने उसको छूट दे रखी है। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो लोन देने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार का एक, जैसे हिमाचल में तो काफी पॉपुलर है ये, हिमाचल में पॉपुलर है, उत्तराखंड में पॉपुलर है, जो जहाँ पर्यटक ज्यादा जाता है वहाँ पॉपुलर है जी। लेकिन अभी तक हमारे दिमाग में ये है कि जैसे जहाँ पहाड़ी एरिया है, दूसरा एरिया, वहीं लोग जाना चाहते हैं ज्यादा, मतलब ऐसी सोच है, हमारी सोच है सबकी। लेकिन अगर कुछ लोग शुरू कर देंगे और जब वो सफल हो जाएंगे, जैसे फार्म टूरिज्म की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं, उसमें सफल रहे, लेकिन इसकी तरफ अभी इस प्रकार का रुझान है नहीं। तो अगर कुछ लोग शुरू करते हैं, अगर जैसा हमारा लक्ष्य है, अगर हम उसमें सफल होते हैं कि 100 लोगों को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो फिर मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में काफ़ी सरल होगा। लेकिन इसको शुरुआत कराना काफ़ी मुश्किल काम है। अभी तक लोगों के की जो मेंटलिटी है, हरियाणा की जो मेंटलिटी है, वो भी होम स्टे पे भी उतनी तैयार नहीं है अभी तक। नया डिपार्टमेंट आपके पास पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी आया है, एनवायरमेंटल की बात करें। एक आपके क्षेत्र से सवाल ले लेता हूँ। यमुनानगर प्लाईवुड का हब है, स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था जगाधरी को, जहां से आप विधायक भी हैं। क्या लगता है कि पोल्यूशन कितना बड़ा चैलेंज है, और यमुनानगर और जगाधरी, यमुनानगर को प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था और जगाधरी को स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोगों की समस्या रही है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं उद्योग जो है वो खत्म होता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की थी और एक STP हमारा मंजूर भी रहा। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी उस पर काम शुरू करें और वो STP हमारा चालू हो जाए, तो उस पर काफ़ी जो है हमारी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी राहत उससे मिल जाएगी। प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट ही सारी व्यवस्था है उसकी, तो मैं समझता हूँ उससे काफ़ी राहत हमें मिलेगी। निश्चित तौर से समस्या तो है, दोनों पक्ष की समस्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी समस्या है और आम आदमी की भी समस्या है। अगर आप केमिकल युक्त पानी ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो बेहद खतरनाक है, लोगों को बहुत नुकसान कर सकता है जी। और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी समस्या ये है कि वो सारी व्यवस्थाएं करने में उसको भी काफ़ी समस्या आती है, लेकिन वो है जरूरी। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप कोई केमिकल वाला चीज़ अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो बेहद खतरनाक है। मनोहर पार्ट 2 की बात करते हैं। पहले आपने सरकार पार्ट 1 में अकेले बहुमत में आपकी पार्टी ने सरकार बनाई, दूसरे टर्म जो बना तो JJP के साथ आपका गठबंधन हुआ। कैसा सफर रहा है 3.5 साल का, और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है, कैसे देखते हैं आपकी कि पार्टी किस तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? या क्योंकि थोड़ी सी जो बीच में जो बातें आती है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी JJP के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, JJP भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो अनिश्चितता का जो है वो दिख रहा है। तो आपको कैसा लगता है कि क्योंकि आप संगठन में बहुत पुराने हैं, आपने इनेलो के साथ भी सरकार चलाई है, तो इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस प्रकार का तो चलते ही रहता है। मतलब ये शामिल करने का मतलब कोई हमारी तरफ से ऐसा प्रयास नहीं होता, ना उनकी तरफ से ऐसा प्रयास होता है। कई बार क्या है कि हमारा भी कार्यकर्ता कोई मान लीजिए
निराश हो गया या सेटिस्फाई नहीं है तो वो उधर चला गया, उनका भी कोई निराश हो गया, कोई किसी बात से नाराज हो गया वो उधर रहेगा। ऐसा चलता रहा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रयासरत इस प्रकार से हैं कि भाई जेजेपी के हमने कुछ लोग तोड़ के अपने में शामिल करने हैं, या जेजेपी का ऐसा प्रयास है कि वो हमारे लोग तोड़ के उन्हें शामिल करने, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक सरकार चलाने की बात है, देखिए जब आप अकेले सरकार चलाते हैं तो उस टाइम सारे निर्णय आपके होते हैं, जो भी आपकी पार्टी की विचारधारा है कुछ भी। लेकिन जब आप संयुक्त सरकार चलाते हैं तो फिर दोनों पार्टी की विचारधारा होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो जब सरकार बनाने की बात आई तो हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, अब उसके लिए हमने जेजेपी के साथ सहयोग किया। तो निश्चित ही है, तो 100% ही है कि जब वो हमें सहयोग करके सरकार बनाएगा तो निश्चित तौर उसके भी कुछ प्रोग्राम है ना, वो अपने प्रोग्राम हमारे सामने रखेगा, हम अपने प्रोग्राम रखेंगे। और हमने उसमें बैठ के, हमारी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बैठ के मतलब मैक्सिमम जो हमारे एक जैसे ही प्रोग्राम थे, मान लीजिए मैं भी वही बात कर रहा था, लगभग थोड़ा ही बहुत फर्क था, वो भी वही बात कर रहे, मैं भी वही बात कर रहा, तो ऐसे सारे के सारे प्रोग्राम हमने निश्चित कर लिए थे और उसको लेके हम चल रहे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे सरकार चल रही, कहीं कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। 2024 की चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या? देखिए इसके बारे में तो जो हमारा केंद्रीय हाईकमान है वही फैसला करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे कैसे नहीं चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाया, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। अब हरियाणा में हाथ से हाथ मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हर पार्टी जो है वो चुनावी मोड पे आ चुकी है। ठीक है, वो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में तो शायद सफल रहे, लेकिन अगर मैं जनता के ऊपर मैसेज कहूँ तो जनता को मैसेज देने में पूरी तरीके से सफल रहे। पूरी यात्रा में कहीं भी राहुल गांधी जी कोई मैसेज नहीं छोड़ सके सारे में। जहाँ तक आपने कहा कि हाथ जोड़ने की बात है, मिलने की बात है लोगों से, तो ये सभी पार्टियों का अगर उन्होंने अपनी पार्टी बढ़ानी तो ये काम सभी के लिए है। वो चाहे हाथ जोड़ लो, चाहे अपनी बात कह लो, चाहे डोर टू डोर कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये सभी को करना ही चाहिए। चाहे वो बीजेपी है उसने भी करना चाहिए, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है उसने भी करना चाहिए, चाहे कांग्रेस है उसने भी करना चाहिए। जागरूकता तो लेनी चाहिए समाज के अंदर। मैं समझता हूँ विपक्ष की जिम्मेदारी यही है कि वो लोगों को जागरूक करे। तो इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इससे पहले जब चुनाव होता था तो वहाँ पे पार्टियों की संख्या एक लिमिट थी, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, पिछली बार जेजेपी आई, अब की बार आम आदमी पार्टी भी आपके सामने है, और बगल में दिल्ली, हरियाणा के एक साइड दिल्ली और दूसरी साइड पंजाब। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, और जो वादा किया गया जनता से वो कहीं ना कहीं मतलब उसको ज़मीन पे उतारने का भी काम आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब में भी बिजली फ्री मिल रही है, एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। हरियाणा में कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? देखिए जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उनसे पूछ लो कि कितने बेड उनके पास पहले थे और अब कितने बेड उन्हें बढ़ा दिए और कितने बेड का टारगेट है, उससे पता चलता है। हमारे पास कितने थे, हमने कितने हॉस्पिटल बड़े करे, कितने हमने उसकी संख्या बढ़ाई, वो सारा का सारा उससे पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उन पिछली सरकार के टाइम में ओपीडी कितनी थी हॉस्पिटल में, अब ओपीडी कितनी है? अगर ओपीडी तो तभी बढ़ेगी अगर दवाई होगी, अगर दवाई नहीं है तो ओपीडी तो बढ़ नहीं सकती। डॉक्टर है तभी ओपीडी बढ़ेगी, अगर डॉक्टर है तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अच्छा काम किया। जहाँ तक फ्री की बात है, फ्री कोई काम नहीं होता, तो कोई भी कर दो ना, उसके लिए किसी ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। कोई फ्री तो कोई बांट दो, फ्री तो कोई भी बांट सका। सुधार करना महत्वपूर्ण काम है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, लगभग 3.5 साल हो गया मंत्री रहते हुए, 1.5 साल लगभग बाकी है, कौन से ऐसे काम रह गए जिसके बारे में आपने सोचा कि ये काम रह रहा है जो कि मुझे अब पूरा करना है इन समय? देखिए जहाँ तक हल्के के काम है, हमने मैक्सिमम काम कर दिए। ज़्यादातर काम जो हमारे हल्के के थे, जो भी लोगों की डिमांड थी, बल्कि डिमांड से भी ज़्यादा हमने कर दी। कुछ हैं जो, जैसे मान लीजिए हमने कॉलेज की हमारी घोषणा है कि उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, या ऑफिस कुछ हमारे खुल गए, बीडीओ का ऑफिस खुल गया, तहसीलदार का खुल गया, उसकी बिल्डिंग बननी। तो हम प्रयासरत हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 साल में सारा हम पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। दरअसल आज के व्यक्तित्व के कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे। बहुत ही सरल व्यक्तित्व और जीवन में एक कुछ कर गुजरने की
सोच के साथ इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। व्यापार से लेके हार्डवेयर की दुकान से लेके राजनीतिक सफ़र, चाहे वो अयोध्या रामलला के मंदिर की बात हो और वहाँ से लेके बीजेपी के साथ 1990 से लेके और आज तक का सफ़र इनका, लगातार चुनाव भी लड़े, हारे भी, जीते भी, और आज शिक्षा मंत्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, तमाम जो बड़े डिपार्टमेंट है वो इनके पास है और इसमें ये कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाला जो समय है उसमें शायद किसी के पास ये कहने का मौका नहीं रहेगा कि ये काम रह गया, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो हल्के की बात हो। शायद कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे अपग्रेड ना हो, शायद कोई स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें शिक्षक की कमी हो, क्योंकि शिक्षक की भर्ती हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।